हनुमान को अगर आगे बढ़ना था तो अपने पहले कार्यकाल में अपने बाद टिकट अपने भाई की जगह किसी कार्यकर्ता को देनी थी। यह संदेश है कि हनुमान अपने परिवार का पॉलिटिकल पोषण कर रहा है। तब मैं सीएम रहा, वरना मैं आज राष्ट्रीय अध्यक्ष होता कांग्रेस पार्टी का। उनको यह डर है कि पायलट को कोई बड़ा पद मिल जाएगा या कोई और वजह है। सतीश पूनिया को अगर प्रदेश अध्यक्ष से हटाया नहीं जाता तो चुनाव भी नहीं हारते। राजेंद्र जी का कहना मानकर भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा की 11 सीट गंवाई हैं। बेनीवाल जी क्रेडिट ले गए सर। और हनुमान जी की भीड़ देखकर घुटनों पर आ। तो भैरवनाथ धाम पर भेजने की क्या जरूरत थी? उनकी अग्रेसिव पॉलिटिक्स तो है और किरोड़ी जी को राजनीतिक लाभ की जगह राजनीतिक बदनामी मिल जाती है, बाद में वो कहीं के भी नहीं रहते हैं। मुझे एक बात बताइए ना, संविदा पर रखने की जरूरत क्या है? नेट बंद कर रही है मुस्लिम और कांग्रेस के नाम पर सरकार, जैसे कह रहे हैं ना कि नाम लेते ही डरने लग जाती है कि जाट सबके काम आता है, जाट के काम आने की बात आती है तो हर कोई मुंह छुपाता है। तो गहलोत साहब इस मामले में बड़े जादूगर हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को जादू की झप्पी देना जानते हैं। राजस्थान की राजनीति में फिलहाल जो है कई प्रकार की हलचल नजर आ रही है। पंचायत चुनाव से लेकर के सरकार के 2.5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। उसके अलावा राज्यसभा के चुनाव 18 जून को निर्विरोध मतदान भले ही नहीं होगा, लेकिन चुनाव है, 18 तारीख को नतीजे घोषित होंगे। इसके अलावा जिस प्रकार से बहराणा में जो प्रकरण चला, उसके बाद जिस प्रकार बीजेपी और बेनीवाल में जो तनातनी हुई, ये सब तमाम मुद्दे हैं जिस पर चर्चा जो है राजस्थान की राजनीति में ना हो ऐसा संभव नहीं है। और इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता, या हम यूँ कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेता जो 2003 में पार्टी का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, 2003 में चुनाव लड़ चुके हैं और आज हमारे साथ हैं कृष्ण कुमार जी। सर, आपका स्वागत है भारत रत्न। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस प्रकार से मैं सबसे पहले राज्यसभा चुनाव पर आऊँगा, जिस प्रकार से टिकट का वितरण हुआ, ऐसे अनुमान लगाए जा रहे थे कि राजेंद्र जी राठौड़ साहब को टिकट मिलेगा। जिस प्रकार से उनकी तारीफ हुई चुनाव में, जिस प्रकार से उन्होंने मैनेजमेंट किया, चाहे बंगाल में किया हो चाहे आसाम में किया हो, उसके बाद जो टिकट का जो वितरण हुआ उसमें जाट और गुर्जर को प्राथमिकता दी गई। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि राजेंद्र जी को प्राथमिकता नहीं दी गई, इसकी क्या वजह रही? देखो, वजह तो पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो बता सकता है। लेकिन ईमानदार बात यह है कि राजेंद्र जी को भारतीय जनता पार्टी ने प्राथमिकता तब से देना शुरू कर दिया था जब वो दिग्विजय गुट से भारतीय जनता पार्टी में आए थे। ठीक। और मान्य भैरव सिंह जी ने उनको आते ही सचेतक की जिम्मेदारी दी थी। आफ्टर देन वो चिकित्सा मंत्री बने, बाद में वसुंधरा जी की सरकार में वो सार्वजनिक विभाग के मंत्री बने 2 बार, पंचायत राज के बने, लॉ मिनिस्टर बने, कई सारे विभागों का काम देखा। और जब पार्टी सरकार में नहीं थी तो राजेंद्र जी को उप नेता प्रतिपक्ष, और जब गुलाब जी राज्यपाल बनकर गए तो नेता प्रतिपक्ष भी बनाया जी। पार्टी ने उनको कोई देने में या उनका सम्मान करने में तो कोई कमी नहीं रखी। अब सब कुछ उन्हीं को दे दिया जाए और बाकी लोग इंतजार करें। राजपूत समाज में भी बहुत से लोग हैं जो प्रतिभाएं रखते हैं, जिनमें क्षमताएं हैं, जो नौजवान हैं। अब राजेंद्र जी को 70-72 साल की आयु के बाद भी घसीटना है तो क्या युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर नहीं देना है? तो पार्टी ने जो भी निर्णय किया सोच समझ कर किया। पार्लियामेंट्री बोर्ड ने जिनको बनाया है वो पार्टी की इंटरनल सोशल इंजीनियरिंग जो है, भाई स्वर्ण कास्ट से मुख्यमंत्री है, स्वर्ण कास्ट से बाकी केंद्र में जो मंत्री, गजेंद्र सिंह जी कैबिनेट मंत्री हैं लगातार, तो राजस्थान में डिप्टी सीएम राजपूत हैं, चिकित्सा मंत्री राजपूत हैं, और राज्यवर्धन सिंह जी भी तो उद्योग मंत्री और विभिन्न विभागों का काम देख रहे हैं, राजपूत हैं। तो सब कुछ राजपूतों को दिया जाए ये भी तो ठीक नहीं है। और ऐसे अगर जाति के हिसाब से कोई पार्टी देने लगे तो यादव तो पार्टी को वोट देते हैं, 2 विधायक भी हैं, उनको तो कुछ नहीं बना रखा। तो जाति का नहीं, कुल मिलाकर के पार्टी में काम करने वाले को जो अवसर मिलता है। और सतीश पूनिया पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। सतीश पूनिया को प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए अचानक चुनाव के समय हटाकर बाद में हरियाणा लगाकर, ये सारा जो सतीश पूनिया को अगर प्रदेश अध्यक्ष से हटाया नहीं जाता वो चुनाव भी नहीं हारते। पार्टी के एक निर्णय से वो राजनीतिक रूप से बड़ी मात खा गए। अलका गुर्जर पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री हैं, पिछले 5 साल से लगातार काम कर रही हैं, उनको अगर मिला है और राजेंद्र को नहीं मिला तो क्या नहीं मिला?
राजेंद्र जी को खुद को उनकी मर्जी से उनकी चॉइस की विधानसभा दी गई थी तारानगर। अपनी विधानसभा हारने के बाद वो दूसरों पर दोषारोपण करें, कार्यकर्ताओं पर दोषारोपण करें। हाँ, राजेंद्र जी का कहना मानकर भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा की 11 सीट गंवाई हैं। उनके कहने के अनुसार जब अरुण सिंह जी ने उनका कहना माना, जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं और राजस्थान के प्रभारी थे, और उसकी सजा मिली कि 25 में से 11 सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। इस सारे का दायित्व भी तो राजेंद्र जी का है। अच्छा। राजेंद्र जी अपनी मर्जी से पार्टी को चलाएं, जो चाहे वो बन जाएं, जो चाहे वो कर जाएं, ऐसा तो प्रैक्टिकली बीजेपी जिस प्रकार की सामूहिक नेतृत्व की पार्टी है उसमें संभव नहीं लगता। लेकिन जानू साहब, मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा। जिस प्रकार से आपने जो ये बात छिड़ी कि 11 लोकसभा सीटों पर पार्टी कोलैप्स कर गई, पूर्वी राजस्थान में पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जाट वर्सेज राजपूत वाली जो कंडीशन पैदा हुई उससे भी कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान पहुंचा, तो क्या सतीश पूनिया जी को जो ये शेखावटी से, सतीश पूनिया जी भी शेखावटी से ही आते हैं, उनको जिस तरीके से जिम्मेदारी दी है, क्या पार्टी अब डैमेज कंट्रोल करना चाह रही है, शेखावटी के जाटों को अपनी ओर लाना चाह रही है? देखो, जाटों को लालच देकर के बीजेपी पटा ले, ये ना तो बीजेपी की गणित है और ना बीजेपी की जरूरत है। अच्छा। सतीश पूनिया भारतीय जनता पार्टी के नैसर्गिक कार्यकर्ता हैं और उन्होंने छात्र जीवन से लेकर राजनीति के हर अध्याय में भारतीय जनता पार्टी के लिए कमिटमेंट से काम किया है। प्रदेश के अध्यक्ष का दायित्व निर्वहन किया है, महामंत्री का किया है, युवा मोर्चा के अध्यक्ष का किया है, विद्यार्थी परिषद के भी हमारे से पहले प्रदेश मंत्री रहे हैं। तो कुल मिलाकर के सतीश पूनिया को बीजेपी ने इसलिए नहीं बनाया कि वो जाट, इसलिए बनाया कि वो श्रेष्ठ कार्यकर्ता है। अच्छा, वैसा ही एक उदाहरण अलका गुर्जर का है। एक प्रकार से आपकी बात को अगर मैं रखूं कि सचिन पायलट को या जो गुर्जरों के जो वोट हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी को मिले, इसलिए अलका गुर्जर, और पूर्वी राजस्थान में जो पार्टी की स्थिति खराब हुई उसको लेकर के क्या पार्टी ने अलका गुर्जर को टिकट दिया? देखो, पूर्वी राजस्थान से मुख्यमंत्री भी आते हैं, भरतपुर के रहने वाले हैं जी। और पूर्वी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति और परिस्थिति कमजोर रही उसके अपने कारण रहे, और अशोक जी का जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट था वो भी उसके लिए जिम्मेदार था। जिस प्रकार सचिन पायलट का प्रभाव जो था उसको भी नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन सारी बातों में भारतीय जनता पार्टी ने अलका गुर्जर को भी उनके कमिटमेंट, उनके लगातार काम को ही ध्यान में रखकर पहले राष्ट्रीय मंत्री बनाया था और अभी राज्यसभा भेजा है। निश्चित रूप से सब जातियों के लोग सब पार्टियों में रहेंगे। कांग्रेस में सचिन पायलट बड़े नेता हैं, गुर्जर जाति से आते हैं, उनके पिताजी भी बड़े नेता थे। माली समाज में अशोक गहलोत बड़े नेता हैं, माली समाज से आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या मालियों को राज्यसभा इसलिए भेजा कि गहलोत को काउंटर करना है? देखो, सोशल इंजीनियरिंग हर पार्टी का अपना मेथड है। अब यहां पर कांग्रेस ने राज्यसभा जिसको रिपीट किया, डांगी को, इसलिए किया क्या? वो दलित या एससी वर्ग से आते हैं, इसलिए किया है कि कांग्रेस के लिए ये निर्णय मुफीद है, कांग्रेस को लाभकारी रहेगा। हर राजनीतिक दल अपना निर्णय अपने लाभ के लिए करता है, उसके मायने पत्रकार अपने हिसाब से निकालते हैं, समाज अपने हिसाब से निकालता है, पर पार्टियों का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो पार्टी हित में निर्णय करता है, ये तय है। चलिए, ये बात हुई राज्यसभा चुनाव की। सर, मैं भैरवनाथ धाम पर आऊंगा। पार्टी बीजेपी पर ही आरोप लगते हैं कि साधु संतों का वोट लेती है, सनातन की बात करती है, लेकिन 45 डिग्री की गर्मी में अगर संतों को अगर अग्नि के बीच में बैठ के तप करना पड़े सरकार को मनाने के लिए, तो एक लोगों की शिकायत है कि संवेदनहीन कहीं ना कहीं सरकार की कार्यशैली रही। डिप्टी सीएम साहब खुद उस क्षेत्र से आते हैं, प्रेमचंद जी बैरवा दूदू से आते हैं। वहाँ पर 850 बीघा के अंदर दादू संप्रदाय से जुड़े एक मठ को अगर आप हटा करके या उसके आसपास अगर आप अगर इंडस्ट्री बसाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी ये मांग थी कि इसको कहीं और बंजर जमीन पर किसी और जगह ट्रांसफर किया जाए। बेनीवाल जी क्रेडिट ले गए सर, और मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी यहाँ कहीं ना कहीं चूकी है। आप पार्टी के प्रवक्ता भी रहे, आपका क्या मत है इस पर? देखो, आपकी बात और आपका सवाल बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी को ये जो जमीन आवंटन का काम था ये कांग्रेस के समय हुआ था, और कांग्रेस के उस निर्णय की जो विसंगतियां थी, और भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आई, माननीय मुख्यमंत्री ने शपथ ली तो ये कहा था कि सरकार यानी विगत सरकार के 6 महीने के निर्णयों की समीक्षा होगी। समीक्षा होनी चाहिए थी, नहीं हुई। संत समाज सड़क पर आया, उनके समर्थन में बहुत से लोग आए, सरकार ने संवेदनहीनता दिखाई, ये बात सच है।
और उस संवेदनहीनता के चलते ही संत समाज और हनुमान जी का गठबंधन बना। और जब वहां पर हनुमान जी इतना बड़ा रेला लेकर इस काम को करने गए तो आधी रात को सरकार ने निर्णय बदल दिए, कमेटी बनाने की हामी कर ली। यानी एक प्रकार से सरकार हनुमान जी की भीड़ देखकर घुटनों पर आई। और जब हनुमान जी को मैसेज जाता लगा तो फिर उस सारे में भारतीय जनता पार्टी का जो नेक्सस है उसने भी सक्रियता दिखाई। और अब वही संत जो भाषा बोल रहे हैं, हनुमान जी से पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन इस सारी परिस्थिति निर्माण में हनुमान जी की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस सारे विषय में, सनातन के इस विषय में मानो, संतों के इस विषय में मानो, बीजेपी से कहीं न कहीं एडवांटेज लिया है और भाजपा को उसी के चलते बैकफुट पर आना पड़ा है। ये सच्चाई है। जिस प्रकार से संतों के मंच का उपयोग उन्होंने सीएम पर टिप्पणी करके की, उनको सीएम को मूर्खाधिराज कहा और मूर्खों की कैबिनेट की संज्ञा दी, क्या इस प्रकार की शब्दावली से बचा जा सकता था, या उन्होंने किस वजह से ये कही? उसके बाद जो मदन राठौड़ वर्सेज बेनीवाल जी के बीच जो बयानबाजी हुई, फिर मानहानि का उन्होंने नोटिस दे दिया है, उसके बाद कुचामन डीडवाना के अंदर एसपी को रातों रात हटा दिया गया, ये जो तमाम जो चीजें हुई सर, इसको लेकर आप क्या कहें? देखो, हनुमान जी की पॉलिटिक्स को लेकर भारतीय जनता पार्टी में हड़बड़ाहट रहती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। चाहे वो भैराना का मामला हो, चाहे उसके बाद की घटनाओं के मामले हों, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हनुमान जी को लेकर प्रतिक्रियाएं देती है जी, उन प्रतिक्रियाओं की उतनी जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत से विषयों पर पेपर लीक जब हुआ तो प्रवक्ताओं को टीवी डिबेट्स में नहीं भेजा, तो भैराना धाम पर भेजने की क्या जरूरत थी? अगर भैराना धाम में बीजेपी की चूक का हनुमान जी ने लाभ लिया तो उस पर प्रतिक्रिया की क्या जरूरत थी? ये तो भाजपा के नेता अच्छे से बता सकते हैं। लेकिन मैंने एक बात बोली ना कि भारतीय जनता पार्टी हनुमान जी के जन समर्थन को देखकर घबरा जाती है, हड़बड़ा जाती है, और हनुमान जी अपनी भाषागत सीमाएं जो हैं, वैसे तो सीधे तौर पर मूर्खाधिराज बोलना कोई नॉन पार्लियामेंट्री शब्द नहीं है, पर सामान्य शिष्टाचार ये कहता है इससे बचा जा सकता था। अब हनुमान जी नहीं बचे, उसके बाद भाजपा की जो प्रतिक्रियाएं हैं उनकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि उससे तो उस बात को तवज्जो मिली। अगर भाजपा उस पर प्रतिक्रिया नहीं देती तो ये बात खत्म हो जाती। तो कहीं न कहीं हनुमान जी को अतिरेकपूर्ण शब्दों का चयन नहीं करना चाहिए था, और भारतीय जनता पार्टी को अतिरेकपूर्ण चयनित शब्दों पर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए थी। दोनों से चूक हुई है, दोनों का कोऑर्डिनेशन इस विषय में कहीं न कहीं अननेसेसरी वातावरण को तनावपूर्ण बनाने लगा। फिर सरकार की जो प्रतिक्रिया आई, चाहे फिर वो तहसीलदार का रातों रात तबादला हो, एसपी का तबादला हो, थाना अधिकारियों का निलंबन हो, ये ओछे मन का परिचय है। सरकार सबकी होती है, किसी एक की नहीं, और किसी एक नेता को सम्मान देने पर या उसके समर्थकों को जमानत देने पर तबादले किए जाते हैं, गलत मैसेज है। आगे चल करके इस उदाहरण को दूसरी सरकारें अगर काम लेंगी तो भाजपा कहां होगी, ये भाजपा को खुद को भी सोचना चाहिए। अच्छा, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है सर। गौतम कुमार दत्त राजस्थान की सरकार में सहकारिता मंत्री है, जिस प्रकार की बयानबाजी उन्होंने एक थाने में जाकर के की और कांस्टेबल को जो जिस प्रकार अपशब्दों का इस्तेमाल किया, उसके बाद एक एसएचओ ने उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया। अब चर्चा इस बात की नहीं है कि उन्होंने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, उसकी चर्चा सोशल मीडिया पर होती है। चर्चा ये है सर कि एक मंत्री पर एफआईआर हो गई और एसएचओ और एसपी का ट्रांसफर नहीं हुआ, उधर एक काले झंडे किसी प्रदेश अध्यक्ष को दिखा दिए और रातों रात ट्रांसफर हो गए। देखो, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। पहली बात तो गौतम कुमार जी डक को इतना भी उत्तेजित नहीं होना चाहिए था, पर पता नहीं क्यों ये जो हनुमान जी ने एक शब्द चयन किया था ना, कि उस शब्द चयन के नजदीक पहुंच जाती है बात जब कोई मंत्री इस प्रकार के शब्द चयन करता है, और सार्वजनिक रूप से अगर वो बातें रिकॉर्ड हो जाती हैं, सार्वजनिक रूप से वो बातें ऑन रिकॉर्ड आने के बाद मुकदमा दर्ज हो जाता है, तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए ये डिफेंसिव पॉइंट है, खेदजनक है। छोटी छोटी बातों को अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का बिंदु बनाकर जिनको बाहर निकाला जाता है, और बड़ी बड़ी गाली गलौज के बावजूद भी मंत्रियों के विषय में सरकार नेग्लिजेंसी अडॉप्ट करती है, तो ये करनी और कथनी के अंतर को इंगित तो करता है। जी, एक प्रकरण जो हाल फिलहाल में चल रहा है, किरोड़ी लाल जी
जिस प्रकार से छापेमारी करते हैं और उसके बाद उनके एक इन्फॉर्मर को जिस प्रकार लोग पकड़ लेते हैं और बाद में किरोड़ी लाल जी की उस पर टिप्पणी आती है कि वो मेरा इन्फॉर्मर था, वो हमें ऐसी सूचनाएं दिया करता है। अब इस मामले में बीकानेर में जब से जुगल किशोर बिश्नोई की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद से कांग्रेस लगातार किरोड़ी लाल जी पर सवाल खड़े कर रही है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो, किरोड़ी लाल जी राजनीति स्वभाव रूप से आक्रामक करते हैं, चाहे वो सवाईमाधोपुर की सीमेंट फैक्ट्री का आंदोलन हो, चाहे वो राजस्थान में मंत्री की शपथ लेने के बाद भी मंत्री की भूमिका में काम नहीं करने का मामला हो। उनकी अग्रेसिव पॉलिटिक्स तो है। और किरोड़ी लाल जी को ये जो सारा सरकारी तंत्र मिला है जिसके भरोसे वो छापेमारी की कार्रवाई कर रहे थे, आखिर उनको साथ तो सरकारी कर्मचारियों को ही रखना पड़ता है। और उन सरकारी कर्मचारियों में कौन कब कहां किसका मुखबिर बनता है, और किरोड़ी जी को राजनीतिक लाभ की जगह राजनीतिक बदनामी मिल जाती है। पर किरोड़ी जी की नीयत और मनसा पर आशंका कांग्रेस विपक्ष के नाते भले कर ले, लेकिन सबूत कांग्रेस के पास भी नहीं है। हाँ, अब किरोड़ी जी अपनी ही सरकार को जो बार बार कटघरे में खड़ा कर रहे थे, कहीं न कहीं थोड़ा बहुत डिफेंसिव होकर बोलना पड़ेगा, क्योंकि उनके ही विभाग के मातहत कर्मचारी जो उनको सूचना भी देते थे और बाद में उगाही भी करते थे, अब वो किरोड़ी जी के लिए करते थे या अपने लिए कर रहे थे या उनका भी कोई नेक्सस सिस्टम बना हुआ था, ये तो जांच का विषय है। लेकिन किरोड़ी जी के बोलती बंद करने का ये जो प्रकरण है, निश्चित रूप से उसका राजस्थान की राजनीति में और ईमानदारी की छवि के साथ काम करने वालों की कार्य पद्धति पर असर जरूर पड़ेगा। अच्छा सर, एक सवाल जो बड़ा महत्वपूर्ण है और युवाओं से जुड़ा है। मैंने जयपुर में कई सारे युवाओं से बात करी है। हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं जो है युवा जो है परेशान है। मैं मदन दिलावर जी के डिपार्टमेंट में आऊँगा। पीटीआई भर्ती परीक्षा हुई थी 2022-23 के अंदर सर। उसके बाद उन लोगों का नियमितीकरण नहीं हुआ। नियमितीकरण इसलिए रोक दिया गया कि कुछ लोगों ने फर्जी डिग्रियां लगा करके नौकरी ले ली। उसके बाद एसओजी को जांच सौंपी, एसओजी ने जांच पूरी कर ली, लेकिन नियमितीकरण नहीं होने की वजह से अभ्यर्थी परेशान है। पूरे राजस्थान में 4,500 लोग ऐसे हैं। नंबर 2 पॉइंट, नर्सिंग कर्मियों का आंदोलन पूरे राजस्थान के अंदर। मैं कल परसों करौली जिले के नर्सिंग कर्मियों से मिला जो एमएलए आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें एक झटके में नौकरी से निकाल दिया गया। संविदा पर प्लेसमेंट एजेंसियों के जरिए सरकार अगर नर्सिंग कर्मियों को भर्ती कर रही है, क्या एक पॉलिसी बनाई जानी चाहिए इस पर? या तो आप भर्ती करो और परमानेंट लोगों को आप भर्ती करो, या फिर आप इस तरीके से करके या उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं और मरीजों के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। देखो, लोक कल्याणकारी सरकारों को ये जो संविदा शब्द है, ये पहली बार शायद गहलोत जी लेकर आए थे जी। और सीधे तौर पर सरकार को सरकारी कर्मचारियों का प्रोबेशनल पीरियड 2 साल की बजाय आप 4 साल करो तो भी चलेगा। लेकिन ये जो संविदा के नाम पर एजेंसियों के माध्यम से आप कर्मचारी रखते हो, ये युवाओं के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। वो ओवरएज हो जाते हैं, बाद में वो हटा दिए जाते हैं, बाद में वो कहीं के भी नहीं रहते हैं। तो निश्चित रूप से एक पॉलिसी बननी चाहिए कि किसी भी विभाग में कोई भी कर्मचारी अगर संविदा पर लगा है तो एक पीरियड के बाद वो रेगुलर होगा, ऐसी कोई पॉलिसी आनी चाहिए, तब तो सरकार लोक कल्याणकारी है। लेकिन हमारे यहाँ तो देखो सीधी सी बात है, ब्यूरोक्रेसी जो है वो सरकार को पॉलिसी मैटर प्रोवाइड कराती है, क्योंकि जनप्रतिनिधियों का बौद्धिक एक्सरसाइज का जो काम है वो अपने वोट गणित में ही उलझे रहते हैं, क्षेत्र की गणित में उलझे रहते हैं। इसलिए जो विधानसभा की विविध कमेटियां होती हैं, उनके जो निर्णय होते हैं वो कभी कानून नहीं बनते। ब्यूरोक्रेसी की सलाह पर मुझे एक बात बताइए ना, संविदा पर रखने की जरूरत क्या है? क्यों रखना चाहते हैं हम संविदा पर? हमारे पास जब योग्य लोग उपलब्ध हैं तो प्रतिस्पर्धा के आधार पर उन्हीं का चयन करके परमानेंट करो ना। बिल्कुल सही बात। लेकिन क्योंकि सरकारों को ब्यूरोक्रेसी जो है वो गाइड करती है, और संविदा कर्मचारी रखने से और प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से रखने से, ये प्लेसमेंट एजेंसियां किसकी हैं, वो कितना कमीशन देती हैं, किस किस को देती हैं, ये पूरा एक करप्शन का खेल है। अब सरकारों की मंशा करप्शन मुक्त होने की होगी तो ये प्रक्रिया बंद होगी, और ब्यूरोक्रेसी इसको बंद इसलिए नहीं करती कि उनको इसमें से पर्दे के पीछे इनकम होती है। अच्छा सर, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। पिछले दिनों देश के गृह मंत्री अमित शाह जो है बीकानेर के दौरे पर थे। उन्होंने बीएसएफ के लोगों के साथ 2 दिन बिताए। इस दौरान सीएम का भी वहां दौरा रहा।
तमाम चीजें हुई। जिस प्रकार से कल कार्रवाई हुई जयपुर के अंदर, नूरानी मस्जिद को ढाया गया, उसके बाद इंटरनेट बंद हुआ और तमाम चीज़ें हुई। कांग्रेस की ओर से भी जो विधायक हैं उन्होंने एक बयान दिया कि कितनी मस्जिद गिराओगे, 10 मस्जिदें नहीं खड़ी हो जाएगी। क्या सरकार को मैसेज है ऊपर से डेमोग्राफिक चेंज पर, जो होम मिनिस्ट्री ने जो कमेटी बनाई है, एसआईटी का जो गठन किया है, क्या उसको लेकर के ये कार्रवाई थी? क्योंकि जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर में भी ऐसी शिकायतें आई है कि वहां पर जो निर्माण हुए हैं पिछले करीब 10 वर्षों के अंदर, उनको अब सरकार जो है हटाने का काम कर रही है। आप देखो, जैसलमेर बाड़मेर सीमावर्ती क्षेत्र है और वहां अगर कोई धार्मिक संस्थाओं का या धार्मिक भवनों का निर्माण बिना परमिशन के, बिना सक्षम प्रक्रिया किया हुआ है, तो सरकार हटाए, वो कोई गलत बात नहीं है। जयपुर का जो नूरानी मस्जिद का मामला है, उसमें तो 2 मंदिर भी लपेट में आए हैं, कोई दरगाह भी लपेटे में आई है, कोई वहां पर सत्संग भवन भी लपेटे में आया है, और वो तो जो है जगतपुरा की तरफ जाने वाली सड़क के चौड़ेकरण के कार्य में 100 से अधिक घर भी लपेटे में आए। तो सरकार की मंशा में वहां तुष्टिकरण नहीं है, वहां विकास के लिए विनाश हुआ है। और अगर लोगों के आवागमन की सुविधा का विस्तार करने के लिए हुआ है तो अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है, सरकारों को ऐसा करना चाहिए। पर जितनी सरकार डर कर ये काम कर रही है, नेट बंद कर रही है, मुस्लिम और कांग्रेस के नाम पर सरकार जैसे कह रहे हैं ना कि नाम लेते ही डरने लग जाती है, ये गलत मैसेज है। बहुत सहज रूप से ये होने लायक काम था। सरकार इतना जाब्ता करके, नेट बंद करके भी बदनामी से तो बची नहीं, तो फिर सरकार के पास सुरक्षा बल हैं, उनको उपलब्ध कराते नेट बंद करने का, और ये बदनामी का खेल क्यों खेला? तो कहीं न कहीं सरकार की निर्णय प्रक्रिया में अंदर खाने में ये जो मुस्लिम शब्द और अल्पसंख्यक शब्द और उसके जुड़े किसी काम को अगर सुविधा के लिए हटाना है, तो सरकार खुद ही खुद को दुविधा में खड़ा कर लेती है। कल के घटनाक्रम में इंटरनेट बंद करके इस कार्रवाई को अंजाम देना भी उसी प्रकार का है। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर, जाट समुदाय से जुड़ा है। ऐसा माना जाता है कि राजस्थान की राजनीति में जाटों की पहली पसंद कांग्रेस रही है, और बचा कुछा कुछ वोट था उसको अब आरएलपी ने अपने पाले में ले लिया है। बीजेपी जाटों के वोटों के मामले में अब तीसरे नंबर पर आ गई है। आप इससे कितना सहमत हैं? देखो, राजस्थान की राजनीति रजवाड़ों का प्रदेश था, यहाँ सामंती व्यवस्था थी, और सामंती व्यवस्था से संघर्ष करना खेती किसानी करने वालों का काम था, और खेती किसानी करने वाले सामाजिक वर्ग का नेतृत्व बड़ी संख्या होने के कारण जाट ही करता था। और जब इस सारे विषय में आजादी मिली, कांग्रेस ने राजस्थान में उस सारे विषयों का, प्रजामंडल आंदोलन का, इनका उनका खुद में विलय किया, तो नेचुरल रूप से जो संघर्ष वाले लोग थे वो कांग्रेस की तरफ गए। राजस्थान के पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सरदार हरलाल सिंह जी शेखावाटी के छोटे से गांव हनुमानपुरा में पैदा हुए और पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने। राजस्थान में जब लोकतंत्र आ गया तो जो स्वतंत्र पार्टी है, जो जनसंघ पार्टी है, उन सब में कांग्रेस में क्योंकि जाटों की इज्जत बढ़ी, कांग्रेस ने जाटों को तवज्जो दी, और जाटों ने क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में समाजों का प्रतिनिधित्व किया खेती किसानी करने वालों का, तो निश्चित रूप से उनका वजूद मजबूत था। उसकी प्रतिक्रिया में राजपूतों ने जनसंघ को या भाजपा को अडॉप्ट करना शुरू किया, और उसके कारण राजनीति का जो रंगमंच है उसमें जातिवाद की चर्चाएं बढ़ी। अगर जातिवाद से मुक्ति पानी है तो युक्ति एक ही है कि जातिगत आधार पर चर्चाओं का, राजनीतिक चर्चाओं का निर्धारण नहीं है। कांग्रेस ने भी जाट को अध्यक्ष रखा है, बीजेपी ने सतीश पूनिया को समानांतर जाट अध्यक्ष रखा है। तो दोनों पार्टियों में जाटों से कोई बहुत प्रेम है या जाटों से कोई बहुत नफरत, दूरी, ऐसा तो कुछ है नहीं। हनुमान जी क्योंकि उनकी नई पार्टी है और हनुमान जी ने अपनी पार्टी की शुरुआत की जो छवि बनाई वो भी जाट पार्टी के रूप में बनाई। थर्ड फ्रंट की राजस्थान की जो राजनीति रही है उसमें रिवोल्यूशनरी नेचर जाट का है। जाट व्यवस्था में विसंगति के खिलाफ विद्रोह की मनोवृत्ति रखता है, ये उसके डीएनए और संस्कार में। आप देखिएगा ना, आदि अनादि काल में हमारे धार्मिक विसंगतियों को दूर करने के लिए जब गुरु नानक देव सिख पंथ की स्थापना करने चले तो सबसे ज्यादा अनुयायी जाट बने। उसके कुछ कालखंड बाद जब जाम्भोजी महाराज विश्नोई पंथ 29 नियमों के साथ बनाने चले तो उनके सर्वाधिक अनुयायी जाट बने। और 1928-30 के कालखंड में
जब दयानंद सरस्वती आंदोलन लेकर चले तो आर्य समाज का अनुसरण करने वाले सर्वाधिक अनुयायी जाट बने। यानी जाट विसंगति के खिलाफ कोई भी कदम होगा उसका समर्थन करता है। तो हनुमान का भी उसी प्रकार का समर्थन है, पर हनुमान के जो विधायक जीत कर आए उसमें तो एससी सीट पर जीत कर आए, जाट तो नहीं जीत कर आए। और हनुमान खुद जीते तो उसके बाद अपने भाई को ले आए, अपनी पत्नी को ले आए। हनुमान जो गलती कर गए वो गलती बहुत बड़ी गलती हो गई। हनुमान को अगर आगे बढ़ना था तो अपने पहले कार्यकाल में अपने बाद टिकट अपने भाई की जगह किसी कार्यकर्ता को देनी थी, और दूसरे चांस में जब वो एमएलए बने और फिर एमपी बन गए तो टिकट पत्नी की जगह किसी कार्यकर्ता को देनी थी। ये नहीं होने के कारण हनुमान की पार्टी जो है उसमें और पूरे प्रदेश में यह संदेश है कि हनुमान अपने परिवार का पॉलिटिकल पोषण कर रहा है। उसके पिताजी ने जो परंपरा शुरू की थी उसी घर में वो सारी पॉलिटिक्स रखना चाह रहा है, और उसके कारण बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उससे जुड़ते हैं। एक यंग जनरेशन की जो युवा ऊर्जा है वो उसके साथ जुड़ती है, लेकिन लीडरशिप करने वाले लोग उसके पास नहीं आते हैं। और इस बात को जब हनुमान समझेंगे तो ही वो अपने दल को पूरे राजस्थान का दल बना पाएंगे, वरना तो वो हनुमान सेना का उछल कूद करने वाला, उपद्रव के आधार पर प्रशासन को आधी रात को बोनट पर बैठाकर फैसले का ड्रामा करने वाला खेल तो खेल सकता है, स्थायी प्रभाव ना तो वो जो अभी बोनट पे फैसला हुआ, कलेक्टर आईजी उनके कार्यकर्ताओं के साथ नाच कर आ गए, वो नाच कर जरूर आ गए, लेकिन नाकों चने तो अब हनुमान को भी चबवा दिए। उन्हीं संत समाज के लोगों से जिनके लिए हनुमान लड़ने गए थे उन्होंने भी हनुमान से पल्ला झाड़ लिया, उनके राजनीतिक वक्तव्यों से पल्ला झाड़ लिया। तो निश्चित रूप से ये जो जाट की भूमिका है, जाट समाज की भूमिका है, राजनीति में राजस्थान के आधे हिस्से में जाट रहते हैं। अगर जालोर साइड से शुरू करते हैं तो भरतपुर साइड तक, इधर वाला हिस्सा जो उत्तरी और पश्चिमी और पूर्वी है वहां पर जाट रहते हैं। पूरे दक्षिणी राजस्थान में कहीं जाट नहीं रहते। और जाटों को जब से ओबीसी का आरक्षण मिला है उसके बाद जो अगड़ी जातियों के राजनीतिक खिलाड़ी हैं, जिसमें राजपूत भी है, ब्राह्मण भी है और बनिया भी है, उन्होंने बहुत शातिर तरीके से मूल ओबीसी और ओबीसी का ऐसा झगड़ा खड़ा किया है कि जाट अपने ही घर में, अपने ही साथ के वो लोग जिनके लिए जाट कभी अपना पारिवारिक अंग माना करता था, झगड़े में उलझ कर रह गया है। और यही कारण है कि आजादी से लेकर आज तक एससी और एसटी को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण है, ओबीसी को आज भी विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण नहीं है। जब तक ओबीसी का आरक्षण पूर्ण नहीं होगा, विधानसभा लोकसभा में नहीं होगा, ये ओबीसी और मूल ओबीसी का झगड़ा भी चलेगा। क्योंकि ओबीसी के लिए अगर आरक्षण हो जाएगा दोनों जगह, विधानसभा और लोकसभा में, तो जो जाट बाहुल्य जिले हैं वहां तो जाट कवर करेंगे, लेकिन जो गैर जाट बाहुल्य जिले हैं वहां तो ओबीसी की मूल जातियों को ही मौका मिलेगा। पर इतने बड़े मन के साथ, इतने स्वस्थ मस्तिष्क के साथ ना तो राजनीति में काम करने वाले सोचते हैं और ना ही बोलते हैं। यही कारण है कि जाट सबके काम आता है, जाट के काम आने की बात आती है तो हर कोई मुंह छुपाता है। जी, आप राजस्थान की राजनीति पर इतनी गहरी दिलचस्पी और ज्ञान भी रखते हैं। एक सवाल कांग्रेस से जुड़ा है। कुछ दिनों पहले, क्या है, 2 दिन पहले अशोक गहलोत ने एक बार फिर मानेसर वाला बम फोड़ा और निशाना साधा कि उस समय के विधायकों का मन था कि पायलट साहब को छोड़ करके 100 में से किसी भी एमएलए को सीएम बना दिया जाए, और जब ये निर्णय नहीं हो पाया तब मैं सीएम रहा, वरना मैं आज राष्ट्रीय अध्यक्ष होता कांग्रेस पार्टी का। क्या जरूरत है उस विषय को बार बार उछालने की? क्या प्रासंगिकता बनाए रखना चाहते हैं अपनी, या उनको ये डर है कि पायलट को कोई बड़ा पद मिल जाएगा, या कोई और वजह है? देखो, केरल के चुनाव में सचिन पायलट को जो तवज्जो दिल्ली की ओर से मिली, और उसके बाद गहलोत को लगने लगा कि पायलट कहीं राजस्थान को लेकर के सेटल नहीं हो जाए, क्योंकि पहले भी पायलट को और दिल्ली ने ऑफर किया था कि तुम राजस्थान छोड़कर दिल्ली आ जाओ, पर पायलट ने कहा कि भाई मेरा काम करने का फील्ड में अवसर है, उम्र है, और मैंने ही पुरुषार्थ और पराक्रम करके वसुंधरा की सरकार को हटाया है, लाठियां खाई हैं, तो मैं मैदान छोड़कर कैसे भागूं? पर क्योंकि गहलोत साहब बहुत चतुर चालाक खिलाड़ी थे, एक बार मदेरणा जी को गच्चा देकर उनकी मेहनत और नाम पर बनी सरकार के खुद मुखिया बने। फिर सीपी जोशी
जो चित्तौड़ साइड से आते हैं जी। उनके नाम पर सरकार बनी तो खुद मुखिया बने, और अब की बार जब पायलट की मेहनत और पराक्रम से सरकार बनी तो खुद मुखिया बने। तो गहलोत साहब इस मामले में बड़े जादूगर हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को जादू की झप्पी देना जानते हैं, पर पहली बार वो गुजर झगड़े में फंस गए। वो सचिन पायलट के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, अब दिल्ली अशोक गहलोत की कुंठा और पूर्वाग्रह समझ रही है। अच्छा। वो जो 100 विधायक के करीब शांति धारीवाल के घर पर इकट्ठा हुए और दिल्ली से आए पर्यवेक्षकों, जिनमें आज के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे भी शामिल थे, माकन भी शामिल थे, उनसे नहीं मिले। गहलोत की चतुर चालाक पॉलिटिक्स जरूर थी, लेकिन दिल्ली को दूर रहकर मूर्ख बनाया जा सकता है, हमेशा के लिए नहीं। अब राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को और प्रियंका गांधी को ये अशोक गहलोत की जो राजनीति थी वो पूरी तरह समझ में आ चुकी है। अब अशोक गहलोत जो माहौल बना रहे हैं वो एक ही बना रहे हैं, सचिन को छोड़कर किसी को भी बना दो। पर दिल्ली सचिन को अगर चाहती है और गहलोत उसका विरोध कर रहे हैं तो उसका खामियाजा गहलोत को भुगतना पड़ेगा, ये सुनिश्चित है। तो ये हमारे साथ कृष्ण कुमार जी जानू थे, जिन्होंने राजस्थान की तमाम जो मुद्दे आज सक्रिय प्रासंगिकता में है, चाहे वो राज्यसभा चुनाव हो, चाहे वो जाट पॉलिटिक्स हो, हनुमान बेनीवाल हो, किरोड़ी लाल जी मीणा की जिस प्रकार छापेमारी की कार्रवाई हो, या कांग्रेस की जो अंदरूनी कलह है उसको लेकर के अपनी राय रखी है। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए नमस्कार।